हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनहेंसर स्टडीज़। तो आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। मैं अनुराग कुमार आपका इस चैनल पे वेलकम करता हूं। तो जैसे कि इनहेंसर स्टडीज़ चैनल पे जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th के साइंस पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का साइंस हम लोगों ने स्टार्ट किया है पढ़ाना। तो साइंस में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फिजिक्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अभी तक का जो लेक्चर आज का जो लेक्चर मेनली होने वाला है, आज के जो क्लास होने वाली है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिसिटी से है चैप्टर से उस पे क्लास होगी। वो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और हाँ, और जो बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं वो सब भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे। ठीक। तो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमने चार लेक्चर बनाया है और प्रत्येक लेक्चर जो आपका वो 1 आवर का है। तो आप उसे नीचे अगर आपने नहीं देखा तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं बता दूं, फर्स्ट लेक्चर जो है वो था आपको इंट्रोडक्शन टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। सेकेंड था इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस पे। थर्ड लेक्चर जो था वो था आपको कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन। फोर्थ लेक्चर जो था वो आपको था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल्स लॉ, जिसे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो वो सब टॉपिक डिस्कस करने के बाद आज का जो क्लास होगा, आज की जो सेशन होगी वो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है और जो मेनली प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है वो सब क्वेश्चन पे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई होगा चैप्टर, जो देखिए यहाँ पे हेडिंग में आप देख रहे होंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन जो होगा मेनली वो 29 या 30 क्वेश्चंस है जो कि आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, और आपको उस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करना है। उसका आंसर आपको मिल जाएगा और ये जो फॉर्मेट, ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक आप वहाँ से उसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना देरी के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हाँ चल, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कि आपको एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को बताना है जो कि रेसिस्टर में कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होता है रेसिस्टर में तो उसका क्या सेम रहता है। तो हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में ये बात बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, क्या होता है आंसर, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये क्वेश्चन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपको ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का नेम बताना है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है रेसिस्टर में। ठीक है ना, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेसिस्टर में सेम होता है। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा, ये आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा आंसर इसका, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर पैरेलल दे दिया जाता, सॉरी, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे पैरेलल के प्लेस पे अगर आपको सीरीज दे दिया जाता तो सीरीज में क्या होता था, सेम करंट सेम होता था। हमने जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लास में कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन किसी भी रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उसमें क्या होता है, उसमें करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज में कर दूं, जैसे क्वेश्चन में था नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में बहुत डिटेल में मैंने बताया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस क्लास का देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है, जी हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा मेनली जो है सीबीएसई में पूछा गया है। ये टाइप का क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपको सीबीएसई में पूछा जा चुका और पूछा भी जाता है। आपकी क्लास टेस्ट हो या जो असाइनमेंट होता है या टेस्ट होती है आपकी स्कूल में, उसमें पूछा जा चुका है, पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है a given length of wire is doubled of itself and this process is repeated once again, by what factor does the resistance of wire change। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कह रहा है a given length of wire is doubled of itself and this process is repeated once again, by what factor does the resistance of wire change।
तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई वायर है लेंथ का, वो क्या है उसका, वो जो कोई वायर है उसका लेंथ क्या डबल है, मतलब वो खुद में ही लेंथ उसका डबल है। उस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया गया, मीन्स वो जो डबल लेंथ था उस लेंथ को हम फिर से डबल कर दिए, तो क्या हो गया, डबल जो लेंथ हुआ वो क्या हो गया, 4L हो गया। तो आप पूछ रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, मतलब जो वायर का रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, क्या फैक्टर होगा उस वायर का रेसिस्टेंस का। तो चलिए रेसिस्टेंस कितना से इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये आपको मेनली इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मेनली आपके पास 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है CBSE में। तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपने से खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस सेशन में तो खुद से ही ट्राई कीजिएगा अपने से सॉल्व करने का, क्योंकि आपका जो आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, या हमको कहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन आंसर छापने का कोशिश मत कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, खुद से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए जल्दी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको देखना है कि देखिए इस सेशन में मेनली आपको चेक करना है कि आपने जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। नहीं क्लियर है तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आराम से आप पढ़िए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आज का जो सेशन होने वाला वो एकदम धमाकेदार सेशन होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। आप इस सेशन को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, चलिए हो गया टाइम ओवर। चलिए अब हम क्वेश्चन को, आपके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे से हटा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको जो कह रहा है वो कह रहा है गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑफ इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फोन में रख लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो आपको कह रहा था कि उस क्वेश्चन में जो लेंथ जो है वायर का वो क्या था, वो डबल था। फिर से उसका लेंथ को हम क्या किए, मीन्स 2 टाइम्स, फिर से वो प्रोसेस क्या हुआ उसका डबल्ड हो गया। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा क्या डिक्रीज करेगा, ये हमको देखना है, ठीक है ना। तो लेंथ जो दिया हुआ था, एक सेकंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में जो लेंथ दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑफ इटसेल्फ। जो पहले से लेंथ था उससे क्या हुआ 12 हो गया लेंथ इसका, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो गया। क्या हुआ, ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो गया। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अब तो 4L हो जाएगा, 4L हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि जब व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज, किस फैक्टर से रेसिस्टेंस जो होगा वायर का वो चेंज करेगा। तो चलिए हम पहले एक सिंपल सा इक्वेशन आपको लिखते हैं, R इक्वल्स टू, चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। पहले मैं सिंपल जो फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का वो मैं सॉल्व करता हूँ। R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। R इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, हमने पढ़ा है रो L अपॉन A, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है और रेसिस्टेंस के लेक्चर में। तो ठीक है चलिए फॉर्मूला भी सही है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि लेंथ हम, ये तो आपका इनिशियल रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, इनिशियल रेसिस्टेंस इसको मानिए, इनिशियल रेसिस्टेंस RI लिखा हूँ, इनिशियल रेसिस्टेंस है ये। अब इस क्वेश्चन में जो आपको कह रहा था वो कह रहा था लेंथ जो होता है इसका क्या था, पहले से ही डबल था, तो लेंथ इसका पहले से ही 12 था। फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कर दिया गया, फिर से इस प्रोसेस को क्या हुआ, रिपीट कर दिया गया। तो फिर ये 2 टाइम्स क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा। 2 टाइम्स जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो ओरिजिनल लेंथ क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 4L। ओरिजिनल लेंथ क्या आएगा, वो आएगा 4L आएगा। अब जब ओरिजिनल लेंथ 4L आया तो एरिया क्या होगा, जब हमने एक चीज पढ़ा था कि जब लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो एरिया क्या होता है, उतना ही टाइम्स डिक्रीज करता है। तो लेंथ क्या हुआ हमारा 4L इंक्रीज हुआ, तो एरिया क्या होगा 1/4 डिक्रीज करेगा, 1/4 टाइम्स एरिया हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये हमने आपको रेसिस्टेंस के लेक्चर में बताया था, और किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उसमें भी मैंने आपको बताया था। समझ गए कि लेंथ जो हमारा है वो क्या हो गया, वो लेंथ हमारा 4L हो गया निकला। अब जब लेंथ हमारा 4L निकला तो एरिया क्या होगा, तो हमने
रेसिस्टेंस के लेक्चर में पढ़ा था कि जब जितना लेंथ क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो लेंथ जब भी इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा, अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो लेंथ डिक्रीज करेगा। तो लेंथ हमारा क्या होगा, वो 4L लेंथ हमारा इंक्रीज हुआ तो एरिया क्या होगा 1/4 टाइम डिक्रीज होगा एरिया। ओके 1 मिनट। ओके तो 1/4 टाइम एरिया क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। तो अब हम इसको फॉर्मूला निकालते हैं आर फाइनल। आर फाइनल वो तो हमारा आर इनिशियल था, ये हम आर फाइनल निकाल रहे, ठीक है ना। सिंपल मैं इसको आर लिख रहा हूँ, आप समझ जाएगा ये आर फाइनल है। तो रो, तो लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है, लेंथ जो हमारा दिया वो दिया हुआ है 4L। तो चलिए लेंथ हमारा क्या है 4L अपॉन एरिया, एरिया क्या 1/4A, एरिया तो हमारा क्या होगा 1/4A टाइम्स क्या होगा एरिया हमारा डिक्रीज करेगा। तो 1/4, एक सेकेंड, 1/4A टाइम्स हमारा क्या होगा एरिया डिक्रीज करेगा। 1/4A टाइम्स हमारा एरिया डिक्रीज किया। तो ये हो गया आपको, आप इसे देख लीजिए। एक सेकेंड रुकिएगा, फिर मैं एक चीज कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है ना। हाँ तो ये आपने देख लिया। तो रो इक्वल्स टू 4L अपॉन 1/4A। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, आर इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, मैं इस साइड इरेज कर रहा हूँ, इस साइड का मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। ओके ठीक है चलिए। तो हमने जो निकाला था वो फाइनल हमने निकाला था, आर इनिशियल जो हमारा था वो क्या था, आर इनिशियल ये है, आपको आर आई में लिख रहा हूँ, आर इनिशियल समझिएगा, वो था हमारा रो एल अपॉन ए। तो आर फाइनल जो हमने अभी निकाला फॉर्मूला में, आर फाइनल जो हमने अभी निकाला वो क्या निकाला, आर फाइनल वो हमारा निकला रो 4L। तो 4L तो लेंथ हमारा इंक्रीज हुआ 4L टाइम्स, तो एरिया क्या होगा 1/4A टाइम्स एरिया हमारा क्या होगा आपको डिक्रीज हो जाएगा। एरिया क्या होगा 1/4A टाइम्स एरिया हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो एरिया हमारा ये हो गया। जब हम इस 4 को ऊपर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जब हम चलिए इस 4 को ऊपर कर रहे हैं तो आर इक्वल्स टू जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा आपको क्या निकलेगा, तो 16L अपॉन ए, रो 16L अपॉन ए, रो 16L अपॉन ए, ठीक है ये हमारा निकला। तो रो एल अपॉन ए क्या है, ये इस इक्वेशन में देखिए रो एल अपॉन ए क्या है हमारा, रो इनिशियल है, इस इक्वेशन में हमने माना था ना इस इक्वेशन में हमने माना था ना रेसिस्टेंस इनिशियल इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो रो एल बाय ए क्या है इस इक्वेशन में, रो इनिशियल रो एल बाय इस इक्वेशन में क्या है रेसिस्टेंस इनिशियल का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रो एल बाय ए की जगह हम रेसिस्टेंस इनिशियल लिख सकते हैं। तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, आर इक्वल्स टू जो होगा वो होगा हमारा, आर इक्वल्स टू जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर इक्वल्स टू वो निकलेगा 16 आर इनिशियल, मीन्स रेसिस्टेंस क्या होगा हमारा 16 आर इनिशियल से न्यू रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 16 आर इनिशियल से ज्यादा होगा, मीन्स इंक्रीज करेगा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा 16 आर इनिशियल, ठीक है। तो 16 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल होगा हमारा ओरिजिनल रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या हुआ इंक्रीज किया। समझ गए इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लेंथ हमारा इंक्रीज किया 4L टाइम्स। तो हमने पढ़ा था लेक्चर में कि जब हमने लेंथ हमारा जब भी इंक्रीज करेगा तो एरिया उतना ही टाइम्स क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो लेंथ हमारा जब 4L टाइम्स इंक्रीज किया तो एरिया फिर क्या हुआ 1/4 टाइम्स डिक्रीज करिए, 1/4 टाइम्स हमने ये पुट किया। तो हमारा जो निकला था ये रो 16L अपॉन ए। तो रो एल अपॉन ए क्या हमारा था आर इनिशियल, तो आर इनिशियल तो जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा 16 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल, वो क्या होगा हमारा 16 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा 16 आर इनिशियल, ठीक है। चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज। पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज। तो कंडक्टर के रेसिस्टेंस को क्या होगा जब हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे, तो रेसिस्टेंस क्या होगा सिंपली डिक्रीज करेगा। क्योंकि जब हमने फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। तो जब एरिया इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि ये सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आपने अगर फैक्टर को पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, उस फैक्टर को आपने पढ़ा है। उस फैक्टर का ये सेकेंड ही पॉइंट है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो रेसिस्टेंस के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा वो डिक्रीज करेगा। तो बस सिंपल ये था क्वेश्चन। चलिए सिंपल ही क्वेश्चन था। अब चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड पार्ट है इसका, नेम द पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू मेटालिक वायर। तो आपको सिंपली इलेक्ट्रिक करंट का आपको डिफिनेशन देना है और आपको बताना है कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कि मेटालिक वायर में जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कौन सा पार्टिकल पास इलेक्ट्रिक करंट होता है।
ठीक है, आपको एक मिनट सॉरी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट तो होता है क्या, पहला तो ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना कौन सा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट, मेटेलिक वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसको कंस्टिट्यूट करता है, तो इसको उसको कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है ना। चलिए, कुछ नहीं था, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर में ही मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन बताया था। क्या बताया था कि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंडक्टर, सॉरी कोई भी कंडक्टर है, उसके एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जितना अमाउंट का चार्ज उस कंडक्टर से किसी भी समय में किसी भी टाइम में फ्लो कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं। और फिर मैंने आपको उसका ऐसा, अगर यहाँ सपोज ऐसा यूनिट पूछ देता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं, आपको बताना था ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, वो एम्पियर होता है। ये आपको याद रखना था, ऐसा यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होगा, वो एम्पियर होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का कह रहा है कि नेम द पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक वायर। कौन सा पार्टिकल है जो कि क्या कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट जब वो मेटेलिक वायर से फ्लो करता है। तो सिंपल सा आंसर है कि बच्चा अच्छा भी जानेगा, 9 का भी बच्चा पूछेगा वो भी आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वायर में, उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो वायर में जो मेनली फ्लो क्या करता है, करंट के तौर पे नेगेटिव चार्ज तो फ्लो करता है। तो नेगेटिव चार्ज किस किस पार्टिकल के पास होता है, वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक वायर। तो फोर्थ क्वेश्चन भी क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आपको फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर, कि आपको सिंपली डिफाइन बताना था, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राइट डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर और डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर। देखिए, आपको ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है। पहला तो आपको अगर पूछ दिएगा कि आपको राइट डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर, या आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कहेगा वोल्ट मीटर एंड अमीटर करनी, या फिर एक और तरीका से पूछ सकता है कि राइट अ टेबुलर डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर। टेबुलर डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपको टेबल के फॉर्म में डिफरेंस लिखना है। मींस एक साइड आपको टेबल बना लेना, एक साइड आपको वोल्ट मीटर लिखना है, एक साइड आपको अमीटर लिखना है। मींस राइट साइड या लेफ्ट साइड वोल्ट मीटर लिखिए, और जो फिर जो रेस्ट साइड जो आपने बचा है उसमें आपको क्या लिखना है, अमीटर लिखना है। फिर उसके एक एक पॉइंट को आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस करना है, बताना है क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जब भी आप, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं वोल्ट मीटर या किसी भी चीज का आप डिफरेंस लिखते हैं तो उसको आप हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखिए। ऐसा नहीं कि हम उसको वोल्ट मीटर लिख दिए, वोल्ट मीटर ऊपर हेडिंग डाल दिए, उतार दिए पूरा, फिर नीचे मीटर लिखा, ऐसा नहीं। टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा, वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी होता है और उस पर ज्यादा मार्क्स भी आपको मिलेगा। ऐसे अगर उतार दीजिएगा तो वो नहीं होगा, ठीक ना। बच्चा वाला नहीं लिखना, टेबुलर फॉर्म में बना के लिखना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर का डिफरेंस क्या क्या होता है। चलिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वोल्ट मीटर और अमीटर का क्या क्या डिफरेंस होता है, आपको डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर। ठीक है, चलिए हम इसका अब आंसर आपको मैं बता देता हूँ। पहला जो डिफरेंस आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। फिर फर्स्ट पॉइंट, वोल्ट मीटर का फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या लिखना है कि वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इट इज यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट वोल्ट मीटर का। फिर अमीटर का हम फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को मन में ये कंफ्यूजन होता है कि अमीटर से भी तो हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और एक गैल्वेनोमीटर का आपने नाम सुना होगा, उससे भी हम तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर में यही डिफरेंस है कि अमीटर से तो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम जब हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम बहुत लार्ज अमाउंट के करंट को मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर में। लेकिन अमीटर से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम अमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना, अमीटर और गैल्वेनोमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, समझ गया। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वोल्ट मीटर से हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, और अमीटर का पहला पॉइंट कि अमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, देखिए हाँ, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर जो होता है वो क्या होता है, एक मिनट, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर वो जीरो होता है। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर वो क्या होता है, वो जीरो होता है। और रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर वो इन्फिनाइट होता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है
कि रेसिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्ट मीटर का वो इन्फिनाइट होता है, अमीटर का क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है अक्रॉस द सर्किट। क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट हम इसका क्या लिखेंगे वोल्ट मीटर का, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द सर्किट। अमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सर्किट। अमीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है अक्रॉस द सर्किट में। दूसरा लास्ट पॉइंट, माफ कीजिए, सॉरी फोर्थ पॉइंट जो हम लिखेंगे, लास्ट पॉइंट जो वोल्ट मीटर और मीटर का लिखेंगे, लिखेंगे रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि मीटर का लो होता है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर क्या है कि हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है और अमीटर एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। तो देखिए ये पॉइंट हमने ये जिस फॉर्म में हमने लिखा है टेबुलर फॉर्म, आपको इसी फॉर्म में एग्जाम में भी डिस्टिंग्विश करना है, या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डिफरेंस करने पूछ दिया जाता है या आपको कहता है कि डिफरेंस कीजिए या डिफरेंशिएट कीजिए या डिस्टिंग्विश कीजिए, तो आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है ना। चाहे एसएसटी चाहे किसी सब्जेक्ट में पूछा जाए, आपको हमेशा किस में डिस्टिंग्विश करना है, टेबुलर फॉर्म में। तो आप देखिए आप मैंने टेबुलर फॉर्म डिस्कस किया। पहला पॉइंट वोल्ट मीटर का कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट, अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर क्या हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्ट मीटर का वो इनफिनाइट होता है और फिर आपको आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस वो क्या होता है, वो आपको जीरो होता है। वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर कि आपको डिस्टिंग्विश किस प्रकार से करना है। आप चलिए सिक्स क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square if the resistivity of metal be 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter। ये क्वेश्चन सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, सॉल्व हो जाएगा अगर आपको फार्मूला याद है तो। नहीं याद है तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम हो गया। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतना टाइम आपके लिए बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ करना है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्क्रीन पे सटा रहा हूँ, आप सब कुछ नोटेड डाउन कर लीजिए, मैं फिर आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे सट चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन में जो सॉल्व करना था आपको, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस इंटरवेंस, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, आपको जो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था, एक मिनट, हाँ चलिए, आपको जिस क्वेश्चन में सॉल्व करना था वो था कि आपको लेंथ दे चुका है 4 मीटर, एरिया भी आपको दिया हुआ है 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, फिर आपको रेसिस्टिविटी भी दे चुका है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो हमको सिंपल फार्मूला यूज करना है। रेसिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है, रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। तो कुछ नहीं करना है, रो का हमको वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है रो का वैल्यू, रेसिस्टिविटी का 2.8, एक सेकंड रुकिएगा, पॉइंट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। 10 टू द पावर माइनस 8 आपको, एक सेकंड रुकिएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 आपको ओम मीटर दिया हुआ, और लेंथ कितना दिया हुआ, लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है। चलिए, और आपको एरिया भी दिया ही हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है 1.55 10 टू द इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, आपको ये भी एरिया आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आपको सिंपल आपने पुट किया, अब आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैथ सॉल्यूशन है, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर का मदद नहीं लेना, आप इसे खुद से कट्टम कुट्टी कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आपको मैं बता दूं, फाइनल आंसर इसका आएगा 7.22, फाइनल आंसर लिख लीजिएगा 7.22
इंटू 10⁻², 10⁻², ठीक है ना। ये आपको आंसर आएगा, फाइनल आंसर। आप इसको आगे अगर सॉल्व कीजिएगा तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, होगा 0.0722। ये आपका रेसिस्टेंस निकलेगा। तो ये आप समझ गए, कुछ नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिंपल इसमें क्या फॉर्मूला पुट करना था, क्या पुट करना था, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है स्टेट द फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, या व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आपको फैक्टर बताना है कि किस किस पे रेसिस्टेंस जो होता है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस वो डिपेंड करता है, और या फिर क्या क्या फैक्टर है जिसपे कंडक्टर जो होता है, रेसिस्टेंस का कंडक्टर वो आपको डिपेंड करता है। देखिए हमने ये फैक्टर आपको 4 फैक्टर हमने आपको बताया था एकदम डिटेल ब्रीफ में। हमने आपको ये लेक्चर नंबर 3rd लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये बता चुका हूँ, मैं आपको ये ब्रीफ में बता चुका हूँ सेकंड लेक्चर में कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आप उस लेक्चर को अगर देखोगे तो आपको पता होगा कौन कौन सा फैक्टर है। मेनली जो 4 ही फैक्टर होता है जिसपे जो होता है कंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है जिसपे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है वो होता है आपको, वो जो होता है आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। वो पहला किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपको रेसिस्टेंस का। मींस अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। और दूसरा बात हो गया, पहला पॉइंट एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट था लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो वो क्या है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जब हम लेंथ इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर का, वो आपको इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में, ठीक। और फोर्थ पॉइंट जो कि फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इस फैक्टर का, वो क्या था कि इफेक्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का किस टाइप का मटेरियल है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। कॉपर वायर है तो उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा फ्लो करेगा, या एल्युमिनियम वायर तो उसमें रेसिस्टेंस कैसा फ्लो करेगा। तो इफेक्ट ऑफ मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है। तो हमने 4 फैक्टर आपको पता होना चाहिए किस किस पे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको बस सिंपल इतना ही लिखना है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ दिया कि फैक्टर बताइए तो आपको ब्रीफ में लिखना है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे किस तरह रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किस तरह करता है कि जब हम वायर का लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। एरिया में किस तरह डिपेंड करता है कि जब हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर पे किस तरह करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करेगा। फिर मटेरियल के इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल को, उस पर क्या होता है रेसिस्टेंस का इफेक्ट। तो आपको ये ब्रीफ में लिखना है अगर 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो। समझ गए इस क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि a battery of a battery of 12 volt is connected to a series combination of resistor 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 watt resistor? देखिए ये क्वेश्चन आपको सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। या अगर आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला याद है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको 10th लेवल में जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो न्यूमेरिकल हर हमेशा फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप पैटर्न देखिएगा तो वो क्वेश्चन ज़्यादा न्यूमेरिकल तो पूछा जाएगा। आप अगर प्रीवियस ईयर पैटर्न का अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो न्यूमेरिकल जिस टाइप का आपको पूछा गया है, 1-2 न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, तो वो आपको पूछा गया वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। आपको फॉर्मूला याद है, हल्का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले जाइएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूला आपको रट लेना, मीन्स याद कर लेना इस चैप्टर का, क्योंकि क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रेसिस्टर है, 4 रेसिस्टर है जिसका वैल्यू भी दिया हुआ उसके साथ कनेक्टेड है वो। तो पूछ रहा है कि 12 वाट के रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो 12 वाट के रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, सॉरी 12 वोल्ट होगा, सॉरी यहाँ पे वाट नहीं है, 12 वोल्ट होगा, ठीक है ना। 12 वाट की जगह आपको 12 वोल्ट कर लेना है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 12 वोल्ट होगा, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
इसको देखिए, कोई भी क्वेश्चन इस सेशन में जो भी हो रहा है इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। थ्योरी अगर आप देख रहे थे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसे आपको माइंड में सोचना है कि हाँ हमको इसका आंसर पता है कि नहीं, या बनेगा कि नहीं। नहीं पता है तो आपके पास बहुत टाइम, आप उस कमजोरी को समझिए कि हाँ कहाँ पे हमें रिवाइज करना पड़ेगा, कहाँ पर हमको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है रिवाइज करने का। लास्ट मिनट में क्या होता है कि आप नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, पता चलता पुराना कॉन्सेप्ट भी भूल गए, तो ऐसा नहीं करना। चलिए हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप बीच में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपको दे चुका है। वैल्यू रेसिस्टर का कितना करंट फ्लो करेगा 12 वोल्ट के 12 वाट के बैटरी से। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को इस स्क्रीन पे हटा रहा हूँ। आपको एक बात फिर से रिमाइंड कर दो, वाट की जगह आपको यहाँ वोल्ट लिखना है। क्या लिखना है, सॉरी, वाट की जगह आपको यहाँ क्या लिखना है, वोल्ट लिखना है। तो आप इसको, चलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए आपको उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। सबसे पहले हम उसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता था, आर इक्विवेलेंट सीरीज का क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या क्या दिया हुआ था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको जो तीनों का जो वैल्यू दिया हुआ था, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ चलिए, आपको जो तीनों का वैल्यू दिया हुआ था चार का, वो क्या दिया था, पहला रेसिस्टर का वैल्यू था 3 ओम था ना, सेकंड का क्या दिया हुआ था 4 ओम दिया हुआ था, थर्ड का आपको क्या दिया हुआ था, थर्ड का आपको दिया हुआ था 5 ओम, एंड लास्ट का क्या दिया हुआ था, लास्ट का आपको दिया हुआ था वो था 12 ओम। ये सीरीज का फॉर्मूला आपको पता ही, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के लेक्चर में मैंने आपको एकदम बहुत अच्छे से समझाया है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको फॉर्मूला पता है कि आर एस रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉटेड अप टू Rn। तो 3 प्लस 4 हमने पुट किया तो क्या होगा, 4 3 7 7 5 क्या होगा 12, एंड 12 प्लस 12 24। तो रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हमारा क्या निकल गया 24। तो हमको ये निकल गया। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया, हमारा क्वेश्चन में V दिया हुआ, मीन्स पोटेंशियल दिया हुआ 12 वोल्ट। तो हमें क्या पूछ रहा था, करंट पूछ रहा था। तो V इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू फॉर्मूला तो वो होता है IR। तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR। ये मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था कैसे आया है। आप नहीं देखें उस लेक्चर को तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा आर V अपॉन आर। तो V हमारा कितना है 12 और R हमारा कितना है 24। जब हम इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, आएगा ना 1/2 आएगा। तो फिर हम जब 1/2 आया तो 1/2 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा कि 0.5 एम्पियर हमारा करंट फ्लो करेगा। समझ गए कितना करंट ड्रॉ होगा, 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ होगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको सिंपली आर इक्विवेलेंट आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। फिर आपको क्या करना था, आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद आपको पोटेंशियल दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो V इक्वल्स टू आई आर हमने पुट किया फॉर्मूला, और I इक्वल्स टू V अपॉन आर करके हमने ये निकाल दिया। तो आंसर आपको कितना आएगा इसका 0.5 एम्पियर। जिसका आया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो आप फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9th क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 9th नंबर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वाट टोस्टर इन 30 मिनट। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वाट टोस्टर इन 30 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन का पॉइंट कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ what will the cost of using the same for 1 month if your 1 unit electricity cost ₹4। यहाँ 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज आपको पुट करना है, 31 नहीं है, क्या करना 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज पुट करना। तो चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई में पूछा जा चुका है, आप सिंपल पेपर उठा के देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन जो भी आपको न्यूमेरिकल पूछेगा सीबीएसई आपके बोर्ड में, वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा। तो उससे ज़्यादा घबराना नहीं है कि ये पूछेगा हाई लेवल, नहीं, फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कीजिए। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं हम। अब आपने सॉल्व किया, अब चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट नंबर में आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा, फर्स्ट नंबर में आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपल
आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो हम जो सबसे पहले करेंगे आपको बोलना है, हम जो सबसे पहले करेंगे वो क्या करेंगे, टाइम किस में मिनट में दिया हुआ था, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों क्यों आवर में, सेकंड में क्यों नहीं, आवर में क्यों करेंगे, क्योंकि जो कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो होता है वो क्या होता है, किलोवाट आवर। इस सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको कोस्ट पूछ रहा है, तो किलोवाट आवर में हमको देना। चलिए टाइम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, तो 30 मिनट उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टाइम को 30 मिनट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं आवर में। तो 30 मिनट देखिए 60 मिनट बराबर क्या होता है, यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूँ, 60 मिनट बराबर 1 आवर, तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, हाफ, इसका हाफ ही होगा ना भाई 30 मिनट बराबर। तो टाइम हमारा क्या निकल जाएगा, 0.30 मिनट बराबर हाफ होगा, तो टाइम हमारा क्या निकल जाएगा, आपको 0.5 आवर टाइम निकल गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू हमने पढ़ा था पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ही पढ़ा था। तो पावर आपको दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, पावर जो दिया हुआ वो आपको दिया हुआ है 1200। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में पावर आपको 1200 दिया हुआ है, टाइम आपको दिया ही हुआ है 0.5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आपको ये खुद से सॉल्व करना है। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, जब इसको फाइनली सब कुछ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 6000, क्या आएगा हमारा आंसर, वो आएगा आपको 6000 वाट पर आवर। अभी भी क्या आ रहा है, वाट पर आवर, अभी भी आपको 1 किलोवाट नहीं आ रहा, तो चलिए कोई बात नहीं, 6000 वाट पर आवर में आ रहा है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाला जो लेक्चर था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमने आपको बताया था कि वाट पर आवर को किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप नहीं देखे तो वो लेक्चर देखिए, अगर नहीं भी है चलिए मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। अगर वाट पर आवर में आपका आंसर आ रहा है, तो अगर आपको उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो हमारा है इसको हम क्या कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम कर देते हैं 1000 से डिवाइड। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या निकलेगा, वो निकलेगा 0.6 किलोवाट आवर। हमारा क्या निकलेगा, ये 0.6 किलोवाट आवर, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया 0.6 किलोवाट आवर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट पार्ट का निकल गया। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सेम फॉर 1 मंथ इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज ₹4। एक यूनिट का कॉस्ट कर रहा है ₹4 है, तो सेम ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने निकाला है उसको अगर मैं 1 मंथ के लिए यूज करता हूँ तो कितना इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो 1 मंथ में हम 30 डेज लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में, 30 डेज, तो ये हमारा कितना दिन का निकला था, ये हमारा जो निकला वो हमारा 1 दिन का निकला था ना, 30 मिनट का हमारा निकला था, एक भी दिन हमारा 30 मिनट का निकला था। तो 30 डेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, क्या निकाला था हमारा, निकला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो निकला था 0.6 निकला था ना, 0.6। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन के लिए तो कितना होगा, अगर आपको 20 दिन रहता हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना निकलेगा, वो हमारा निकलेगा 18 किलो वाट आवर। आप पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट होगा अगर एक यूनिट का कॉस्ट 8 रुपया है, तो 8, एक यूनिट का कॉस्ट अगर 8 रुपया है तो 18 किलोवाट, 18 यूनिट मीन्स 18 जो किलोवाट आवर कमर्शियल उठाया है उसका कॉस्ट कितना होगा, तो कुछ नहीं 18 इंटू 4 कर देंगे, 18 इंटू 4 करेंगे तो कितना है हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 72 रुपीज़। तो कितना कॉस्ट होगा एक मंथ में, एक यूनिट का कॉस्ट हमारा कितना उठेगा, वो उठेगा 72 रुपीज़। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 72 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आपने देखा हमने क्या किया, शुरू से ही हमने फॉर्मूला इसमें पुट किया और हमारा आंसर निकल गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल जो आपको 10th में पूछा जाएगा, 10th बोर्ड में, वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9th भी क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th आपको कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको माइंड लगाना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको माइंड में सोचना है, हाँ इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन में आंसर। तो आपको चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कह रहा व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 वोल्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 वोल्ट। देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या कह रहा है, 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसी दो पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट का मतलब हुआ
कि आप 1 वोल्ट का डेफिनेशन पढ़े ही थे पोटेंशियल डिफरेंस के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको सिंपल बस वही लिख देना है कि 1 वोल्ट का मीन्स हुआ कि जो कोई भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी यूनिट चार्ज को जो वर्क डन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 वोल्ट। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 वोल्ट हम किसे कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 वोल्ट हम उसे कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जो अमाउंट का वर्क डन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 वोल्ट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ। ठीक है, समझ गए इस स्टेटमेंट का मतलब? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेम, ये भी 11 में दो पार्ट है क्वेश्चन। पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि नेम एंड डिफाइन एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, एंड सेकंड है कि व्हाई द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ एलॉयज, कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस का जो भी होता है वो एलॉय से, एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस को एलॉय से क्यों बना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड डिफाइन एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि चलिए नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट रेसिस्टेंस का लिख दिए और फिर हम रेसिस्टेंस को डिफाइन कर देते हैं। तो यहीं पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस होता है ऐसा यूनिट का वो आपको डिफाइन करना है, रेसिस्टेंस आपको नहीं करना डिफाइन करने। तो आपको ये गलती करके नहीं आना है कि जल्दी से देखे क्वेश्चन, हाँ ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का कह रहा लिखना और रेसिस्टेंस डिफाइन करना, नहीं, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं कि हाँ ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, नेम एंड डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट लिख दिया और रेसिस्टेंस को डिफाइन किया। नहीं, आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेसिस्टेंस का जैसा यूनिट होता है वो आपको डिफाइन करना है, वो क्या होता है। तो चलिए, हमने आपको रेसिस्टेंस के लेक्चर में, लेक्चर नंबर आपको मैंने सेकेंड में ही बताया था कि ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का क्या होता है और उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है वो रेसिस्टेंस का वो क्या होता है, वो होता है ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो आपको ओम को यहाँ डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना? ओम को, कि ओम हम किसे कहते हैं, ओम हम किसे कहते हैं, 1 ओम क्या होता है ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। जब इसको देखिए, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, 1 ओम को आप किस तरह डिफाइन कीजिएगा। तो 1 ओम रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर में 1 ओम तभी होता है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 एम्पियर का करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस द इंड्स में बना रहा है, तो वो क्या होता है कि वो, उसको हम लोग 1 ओम कहते हैं, उसको हम लोग 1 ओम कहते हैं। तो 1 ओम किसे कहते हैं? किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर 1 एम्पियर का करंट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर बना रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। सिंपल, समझ गए 1 ओम। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है कि एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस को एलओआई से क्यों बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि उसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टेंस क्या होता है, वो हाई होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टेंस क्या होता है, वो हाई होता है। सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट आपको जो कह रहा था कि एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ एलओआई, तो लिखना है सिंपल कि एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ एलॉयज बिकॉज इट हैव हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसके पास रेसिस्टेंस हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने सॉल्व किया उसी बेसिस पे, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि a wire of length L and area of cross section A was drawn into a wire of double of its length by melting it. If its original resistance and resistivity were rho and R, sorry R and rho, what will be its new resistivity and resistance? आपको new resistivity भी बताना है इसका और new resistance भी बताना। तो अगर आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होगा खुद से या समझा भी होगा जब मैंने सॉल्व किया, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आपने समझा होगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। वेट मत कीजिए कि मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तब आप देख के करना, नहीं, आप खुद से ट्राई कीजिए। कॉपी पेज पे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ट्राई कीजिए, नहीं बना तब आप सॉल्यूशन देखिए। ऐसे क्या होगा कि आप जल्दी पहले बनाने से पहले ही आप रहेगा कि नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बना हुआ क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, तो ये माइंड से निकाल देना है कि नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, आपसे खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। खुद से सॉल्व कीजिए आप इसे। चलिए हो गया, टाइम ओवर, टाइम ओवर। क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए
मैं इस क्वेश्चन में आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो भी कह रहा है आपको, ये लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ओरिजिनल रेसिस्टेंस इसका मीन्स वायर को क्या हुआ, डबल उसका लेंथ कर दिया गया मेल्ट करके, तो फिर इसका ओरिजिनल रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी आर और रो दिया हुआ है, तो फिर इसका न्यू रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस क्या होगा, ये आपको लिखना है। चलिए, ये आपको अगर लिखना है तो आर इक्वल्स टू जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आर इनिशियल क्या हमने पढ़ा था, एक सेकंड रुकिए, आर इनिशियल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था आर इनिशियल इक्वल्स टू क्या था, रो एल अपॉन ए। आर इनिशियल जो फॉर्मूला जो मीन्स जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रो एल अपॉन ए, वो क्या होगा, रो एल अपॉन ए होगा, ठीक है ना, वो आपको होगा रो एल अपॉन ए। तो अब कह रहा है कि लेंथ को डबल कर दिया गया, मेल्ट करके लेंथ को डबल किया गया, तो हमने आपको इससे पहले ही बताया जब लेंथ डबल होगा तो उसका एरिया क्या होगा, वो भी एरिया क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा, मीन्स एरिया उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। आप सपोज घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक वायर आप लीजिएगा, उसमें आप माचिस आग लगाइएगा, जब उस माचिस आग लगेगा तो पहले जो मीन्स आग लगाने से पहले आप उसका एरिया देख लीजिएगा, और आग लगाने के बाद जब उस वायर को खींचिएगा तो उसका एरिया आप देखिएगा, तो एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। तो ही होगा कि लेंथ अगर यहाँ डबल इंक्रीज हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एरिया a/2 हो जाएगा एरिया। तो चलिए, तो आर फाइनल हमें कह रहा है निकालने की, न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, चलिए न्यू रेसिस्टेंस आर डैश हम निकाल रहे हैं, क्या होगा, रो 12, रो क्या हो जाएगा, ये 12 और फिर अपॉन a/2, a/2। तो ऊपर जब चला जाएगा तो आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 2, तो आर डैश इक्वल्स टू जो होगा वो होगा आपको रो एल, सॉरी एक सेकेंड, आर डैश इक्वल्स टू क्या होगा, रो 4l अपॉन ए, रो 4l अपॉन ए। तो रो 4l अपॉन ए, ये रो एल अपॉन ए क्या है, ये आर इनिशियल है, रो एल अपॉन ए क्या है, वो आर इनिशियल है। तो आर डैश इक्वल्स टू जो फाइनल आप हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर सॉरी एक सेकेंड, फाइनल हमारा आंसर जो आर डैश इक्वल्स टू होगा वो क्या होगा, वो होगा 4 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। मीन्स कि ओरिजिनल रेसिस्टेंस क्या होगा, कि इसका कि ओरिजिनल रेसिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, 4 टाइम्स होगा जो पहले का रेसिस्टेंस था उससे, तो हमारा रेसिस्टेंस निकल गया। अब सेकेंड पार्ट पूछ रहा था रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का जब मैंने आपको बताया था, रेसिस्टिविटी जब मैं आपको बता रहा था सेकेंड लेक्चर में, रेसिस्टेंस के लेक्चर में, तो वहां भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वहां मैंने आपको बोला था कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स लेंथ और एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता। तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, नो चेंज होगा रेसिस्टिविटी पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल ही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा कि 3 रेसिस्टर्स ऑफ 3 ohm each are connected to a battery 3 volts so as shown, calculate the current drawn from the battery। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस डायग्राम को आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जूम में कर दिया, देखिए इस डायग्राम को आप देख लीजिए, इस डायग्राम को आप देख सकते हो, फोटो क्लियर नहीं है लेकिन हाँ इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, मैं जूम कर दिया हूँ, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। इसमें सिंपल इस क्वेश्चन में कह रहा है कितना करंट ड्रॉन होगा वो आपको निकालना है, ठीक है, कितना करंट ड्रॉन होगा वो आपको निकालना है, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। ये क्वेश्चन को फिर मैं स्क्रीन पे से हटा रहा हूँ, जल्दी आपको निकालना है, निकालिए जल्दी। जल्दी निकालिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपको दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं जूम आउट कर रहा हूँ, डायग्राम को आप देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात ही नहीं, मैं इसे थोड़ा सा जूम और बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, अभी भी मिस प्रिंट हो गया एक चीज, एक सेकंड, ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हाँ चलिए। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा था करंट ड्रॉन, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेसिस्टर्स क्या है, ये दोनों रेसिस्टर जो वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका अगर हम आर इक्विवेलेंट में यहीं पे निकाल रहा हूँ, इसका आर इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, R1 + R2, तो R1 + R2 क्या होगा 6 ओम। तो आप जो ये फाइनल निकला रेसिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा,
पैरेलल में कैसे आएगा आपको देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये हमारा क्या निकला था, ये हमारा था 3 ओम, 3 ओम कनेक्टेड था तो इस दोनों को मैंने ऐड किया तो 6 ओम निकल गया। फिर ये हमारा क्या है 3 ओम, तो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में ही तो हो गया ना पैरेलल में। ये हमारा क्या था 3 ओम था, तो ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में ही हो गया। तो इस पैरेलल का आर इक्विवेलेंट क्या होता है फॉर्मूला, पैरेलल का जो आर इक्विवेलेंट होता है 1/r इक्वल्स टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3। तो चलिए मैं इस दोनों का अब एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, इसका एलसीएम जो निकलेगा वो निकालेगा हमारा 6 निकलेगा। तो 1 + 2 तो क्या आ जाएगा 1, सॉरी प्लस है ये 2, तो ये होगा आपको 3/6, 3/6 तो 1/2 होगा ना, 1/2 काट के। तो आर इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर इक्विवेलेंट जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो हमारा निकलेगा 2 निकला। आर इक्विवेलेंट हमारा क्या निकल गया 2 निकल गया, ये हमारा निकल गया आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हमारा क्या 2 निकल गया। तो पूछ रहा है कितना करंट ड्रॉ होगा, कितना करंट इससे ड्रॉ होगा, तो करंट ड्रॉ कितना होगा वो देखिए, आर इक्विवेलेंट तो हमने 2 निकाल दिया, तो आर इक्विवेलेंट 2 निकला। तो हमें हमको क्या दिया हुआ, पोटेंशियल वी दिया हुआ, वी हमारा कितना दिया, वो हमारा V3 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जो हम निकालते थे V इक्वल्स टू क्या निकालते थे IR, तो V इक्वल्स टू IR। तो मैंने पूछा कितना करंट भाई ड्रॉन होगा इससे, तो I इक्वल्स टू V/R, तो V हमारा 3 है अपॉन 2 कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला जो आपको निकलेगा I इक्वल्स टू वो निकल जाएगा आपको 1.5 एम्पियर। क्या निकलेगा 1.5 एम्पियर, ये हमारा निकल गया फॉर्मूला 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको निकल गया करंट, इतना करंट आपको ड्रॉन होगा। तो कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, एक सेकंड के, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपको क्या है फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है द रेसिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ अ वायर इज 10 ओम इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर, फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का निकाल। तो आप इसे पूछेगा भैया लेंथ का, लेंथ नहीं दिया है उसे 1 मीटर आपको लेंथ को मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पर मीटर लेंथ, तो पर मीटर मीन्स क्या 1 मीटर लेंथ। तो चलिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको इसे खुद से सॉल्व करना, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे को मैंने ये भी होगा सवाल की न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, थ्योरी नहीं। देखिए मैंने आपको सब्जेक्टिव भी सॉल्व करा, न्यूमेरिकल दोनों में आपको साथ में सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो, जब भी आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बनाने बैठे तो आपको तुरंत बन जाए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया टाइम ओवर। चलिए इस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व किया, आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं इसे स्क्रीन पे से हटा रहा हूँ। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, छाप लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं इसे स्क्रीन पे से हटा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हो पहले मैं ये लिख लेता हूँ एक जगह, एक सेकंड। हाँ चलिए क्वेश्चन मैं ही सॉल्व भी कर देता हूँ, स्क्रीन पे इसका हटाऊंगा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एरिया कह रहा है निकालने, एरिया निकालने कह रहा है, तो मैं इसको सिर्फ सिंपल आपको मैं इसका अप्रोच बता देता हूँ और फाइनल आंसर बता दूंगा, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है। ठीक ना, चलिए इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है एरिया निकालने, तो आर इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल अपॉन आर, रो एल अपॉन आर। आपको वैल्यू पुट कर देना है, रो का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, लेंथ कितना 1 आपको रखना है, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, रेसिस्टेंस आपको क्या दिया वो दिया हुआ है 10 ओम। तो आप इसे पुट कीजिएगा तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपको 5 × 10⁻⁻8 एम्पियर। 5 इंटू क्या आएगा 10, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ देखिए इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आएगा 5 × 10⁻⁻8 एम्पियर। क्या आएगा 5 × 10⁻⁸, क्या आएगा 5 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर नहीं मीटर स्क्वायर एरिया है ना भाई, तो मीटर स्क्वायर क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया इसका निकल जाएगा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, सिंपल आपको इसमें पुट करना है वैल्यू और आपका निकल जाएगा। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। ठीक है, आप छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको खुद से भी करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। ये भी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कहें सब्जेक्टिव कब आएगा, देखिए आएगा
अभी तो कल ही मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड at 60 watt 12 at 60 watt 12 sorry 240 volt calculates this रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने कह रहा है। फिर कह रहा है इफ द वोल्टेज ड्रॉप टू 192 वोल्ट, पावर सेम है लेकिन वोल्टेज क्या हुआ, घट गया 192 वोल्ट, तो कह रहा पावर कितना कंज्यूम होगा, करंट और पावर कितना कंज्यूम होगा वो भी कह रहा है आपको निकालना, और कितना करंट उस बल्ब के द्वारा ड्रॉ होगा वो भी आपको कह रहा है निकालने। तो चलिए आप सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए आप। चलिए टाइम ओवर। चलिए मैं आप इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल आपको पहले क्या कह रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया, देखिए निकालने क्या कह रहा है, हमें निकालने कह रहा है कैलकुलेट द पावर कंज्यूम एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर कंज्यूम तो हम निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी कह रहा है भाई निकालिए। इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट हम निकालेंगे V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो हमें क्या पता रहना चाहिए, हमें R पता रहना चाहिए, तभी तो हम निकालें, क्योंकि हमें पोटेंशियल तो पता ही है, तो हमें R पता रहना चाहिए। तो R पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है वो पावर आपको 240 वाट दिया हुआ था, सॉरी आपको पोटेंशियल कितना दिया हुआ था 240 दिया हुआ था, और पावर आपको 60 वाट दिया हुआ था। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, सॉरी जब हमारा रेसिस्टेंस हमें निकालना है, इस क्वेश्चन में रेसिस्टेंस ही निकालना है क्योंकि रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P इक्वल्स टू फॉर्मूला लगेगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन R। तो हमें क्या क्या पता है, P पता है, V पता है, तो हमें R निकालना है। तो R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन P। तो V हमें कितना दिया हुआ है 240 का होल स्क्वायर अपॉन P कर दे, P कितना हमारे दिया हुआ है 60। जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 960 ओम। ये हमारा रेसिस्टेंस 960 निकल गया, हमारा रेसिस्टेंस 960 निकल गया। तो हमें क्या कह रहा है निकालने, कितना करंट ड्रॉन हुआ, सेकंड पार्ट में पहले सॉल्व करो, कितना करंट ड्रॉन हुआ। तो हमारा रेसिस्टेंस निकल गया, V हमें पोटेंशियल क्या पता ही है, फर्स्ट में कितना पोटेंशियल दिया हुआ हमें, पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 240। तो 9 जो हमें पोटेंशियल क्या दिया हुआ था, एक सेकंड, पोटेंशियल जो हमारा दिया हुआ था वो 192 वोल्ट, फाइनल पोटेंशियल क्या दिया हुआ है वो 192 वोल्ट, मींस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो 192 वोल्ट हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है। तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, अब क्या करना है इसे देखिए सिंपल। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर हो गया, ये I है ठीक है ना, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो 192 अपॉन क्या R हमारा कितना निकला था 960। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व कीजिएगा वो आपको आंसर आएगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। समझ गए आई कैसे करंट निकाला। सेकंड पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट आई करा पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम हमें निकालना है, तो पावर कंज्यूम तो हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, तो पावर कंज्यूम हमें किस में निकालना, हम पावर कितना कंज्यूम हुआ, तो हमें पावर कंज्यूम इस पार्ट का निकालना है, 192 वोल्ट में कितना पावर, जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया 192 वोल्ट पोटेंशियल पे, तो कितना पावर कंज्यूम हुआ। तो सिंपल कुछ नहीं, तो पावर इक्वल टू क्या था वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V हमारा 192 और R हम निकाल चुके थे, कितना निकाले थे R, हमारा R निकला था 960। तो 192 अपॉन 960 कर देंगे 960। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा आपको 38.4। आप इसे खुद से काट कर सॉल्व किया, मैं डायरेक्ट आपका आंसर लिख देता हूँ, मैंने आपको अप्रोच बता दिया ना किस तरह करना, बस इसी तरह सॉल्व करना। ये आपका आंसर आएगा 38.4, ये आपका आंसर आएगा, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गिवन सेट ऑफ रेसिस्टर्स सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सेकंड कह रहा है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन द गिवन सर्किट कह रहा है करंट भी कैलकुलेट कीजिए प्रत्येक रेसिस्टर के द्वारा, और आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह रहा है कैलकुलेट करने। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए जल्दी। हो गया सॉल्व, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए जल्दी।
चलिए हाँ चलिए, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट ए गिवन सेट ऑफ रेसिस्टर। ये आपको डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम देख लिए। चलिए हटाना डायग्राम। फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि आप किस तरह गिवन सेट ऑफ रेसिस्टर को कन्वर्ट कीजिएगा जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो। तो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम जब इंक्रीज करेंगे तो किस तरह रेसिस्टर कनेक्ट होना चाहिए, वो सीरीज में होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में डिक्रीज रहता तो हमको क्या पैरेलल ही लेना था। तो इंक्रीज के लिए हमारा क्या होना चाहिए, वो सीरीज में कनेक्शन होना चाहिए। तो सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो ये 5 ओम दिया हुआ है, 10 ओम, 30 ओम, तो इसको मैं सीरीज करूंगा क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज करना है तो हम इसे सीरीज में कर देंगे। तो जब मैं इसे सीरीज में करूंगा तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा फर्स्ट पार्ट का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो 5 प्लस 10 प्लस 30 कर देते, 5 प्लस 10 प्लस 30। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जब सीरीज में करेंगे तभी तो भैया रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा ना। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, उस तरह आपको करना है। तो सीरीज में करेंगे तभी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा फाइनल 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 5 45, ये आपको निकल गया रेसिस्टेंस। ये हमारा क्या निकल गया, रेसिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट का निकल गया रेसिस्टेंस 45। समझ गए क्वेश्चन। और रीजन भी आपको ही देना है क्योंकि रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हमें किस में हमेशा कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड पार्ट क्या आता है। सेकंड पार्ट कह रहा है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट कह रहा है करने की द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड द टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कह रहा है कि प्रत्येक रेसिस्टर के थ्रू करंट कैलकुलेट करने, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट तो डिफरेंट होता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो हमें कह रहा है इस रेसिस्टर के थ्रू भी करंट बताइए, इस रेसिस्टर के थ्रू भी और इस रेसिस्टर के थ्रू भी, तीनों रेसिस्टर के थ्रू। तो कब बताएंगे, तभी बताएंगे ना जब मैं इसका पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लूँ। तो आर इक्विवेलेंट चलिए मैं इसका निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट में चलिए इसका निकाल रहा हूँ। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/5 पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2, 1/5 प्लस 1/10 एंड प्लस 1/30। ये आपको करना है। पैरेलल में जब भी हम करते हैं तो यही करते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं, हम यही करते हैं। पैरेलल में जो फॉर्मूला हम निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 हम क्या लिखते हैं, R3 प्लस 1 हम R3, क्योंकि 3 रेसिस्टर है तो हम पैरेलल में ही लिखेंगे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, अब मैं इसका जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या आएगा, फाइनली जो मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो क्या होगा, 30 होगा ना, 30 एलसीएम 30 हुआ। चलिए तो 5 के 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 और प्लस 1 तो क्या होगा, 6 6 1 क्या हो जाएगा, 3 1 4 4 6 10 10/30 तो क्या हो जाएगा, 10/30 में करूँगा तो 1/3 होगा ना, 1/3। तो 1/R हमारा क्या निकलेगा, 1/R हमारा निकलेगा वो 1/3 निकलेगा। तो हमें क्या कह रहा है निकालने की, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R हमारा निकला है ना 1/3, 1/R हमारा निकला है 1/3। तो R कितना निकलेगा, R जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 3 ओम। R हमारा क्या निकल गया, 3 ओम। समझ गए। तो आप फिर कह रहा था R तो 3 ओम निकल गया, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 3 ओम। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने क्या किया, निकाल लिया 3 ओम। जब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया 3 ओम तो उसके बाद क्या करा क्वेश्चन में, उसके बाद कह रहा है कि कितना टोटल जो है रेजिस्टर दिया उससे आपको करंट निकालना, कितना करंट ड्रॉ होगा। तो कितना करंट ड्रॉ होगा वो निकाली, तो 5 एम्पियर। तो हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। I1R निकल जाएगा V, क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट। तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, 12/5। तो सॉल्व कर लेंगे I2 भी उसी तरह करना है, V इक्वल्स टू I2R, ठीक है ना। और V3 भी हमको क्या करना है, V इक्वल्स टू I3R। तो सिंपल, आपको पोटेंशियल तो सेम ही है, बस हमको करंट निकालना है। तो करंट हम निकाल लेंगे I1 I2 I3 करके, क्योंकि R हम निकाल चुका हूँ मैं। R इसका R रेसिस्टर का दिया हुआ है 5 ओम, इसका 10 ओम, इसका 30 ओम। तो गया क्वेश्चन सॉल्व ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेट द फैक्टर ऑन विद द हीट प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड। आपको फैक्टर बताना है जिसमें कि हीट प्रोड्यूस जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इससे पहले वाला ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन कौन सा फैक्टर होता है जिसपे जो होता है हीट प्रोड्यूस जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का डिपेंड करता है। अगर आप वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता है चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इसका आंसर बताऊंगा, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ इससे पहले वाला लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे वो लेक्चर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जाके देख लीजिए, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कौन कौन सा फैक्टर जिसपे जो हीट प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर आपको याद रखना, वो फैक्टर होता है किस पे, टाइम पे डिपेंड करता है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया। दूसरा स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। पहला फैक्टर आपको याद रखना है टाइम पे डिपेंड करता है, दूसरा आपको याद रखना है स्क्वायर ऑफ करंट, तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये मेन 3 पॉइंट आपको याद रखना है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। 3 फैक्टर समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग
हाँ, दो ही है। चलिए, पहला रीजन कह रहा है देने इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूजली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसको हम लोग क्यों उसको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम लोग क्यों नाइट्रोजन और आर्गन जैसे इनएक्टिव गैस को भरते हैं, ये बताना। दूसरा, फ्यूज जो होता है वायर वो हमेशा क्या होता है इस डिवाइस में सीरीज में ही क्यों प्लेस्ड होता है, सीरीज में ही क्यों प्लेस्ड होता है, वो भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपको इस सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपको माइंड में बताना, मैंने आपको एप्लीकेशन जब बताया होगा, बताया हूँ तो उसमें मैंने आपको बताया, ठीक ना, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, तो वो आपको देखना है, वो आपको बताना है कि क्या क्यों होता है, उसमें मैंने आपको बताया। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्यों। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों होता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है यूजली क्यों फील्ड होता है इनएक्टिव गैस नाइट्रोजन और आर्गन से, इसलिए फील्ड होता है क्योंकि फिलामेंट जो होता है जब हीट करे तो उसका क्या हो, फिलामेंट नहीं बर्न हो। जब बल्ब हम ऑन करें तो बल्ब जब ऑन होगा तो उसमें फिलामेंट रहता है, तो जब बल्ब ऑन हो अगर ये गैस फील्ड नहीं रहेगा नाइट्रोजन और आर्गन जैसा इनएक्टिव गैस, जब बल्ब ऑन करेंगे तो उसका क्या होगा, फिलामेंट बर्न हो जाएगा। तो इसलिए हम डालते हैं अगर हम ये डाल देते उस बल्ब में तो क्या होता है, फिलामेंट उसका बर्न नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फ्यूज वायर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइस। फ्यूज वायर को होता है हम क्यों डिवाइस में प्लेस करते हैं, देखिए सीरीज में फ्यूज बार को, देखिए इसलिए प्लेस करते हैं फ्यूज बार को सीरीज में डिवाइस से, क्योंकि ये क्या करता है, ये तो पहला नंबर फ्यूज बार मेल्ट होता है, जब वायर फ्यूज होता है तो वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। और वो क्या करता है कि अनडर्ली हाई रेसिस्टेंस मीन्स जो हाई रेसिस्टेंस जो आता है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको, वो उसको स्टॉप करता है। मीन्स अननेसेसरी जो रेसिस्टेंस उस सर्किट में आपके आता है मेल्ट होने के बाद, फ्यूज के जल जाने के बाद, तो उसको क्या करता है, वो स्टॉप करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर को डिवाइस में सीरीज में प्लेस्ड करते हैं, सीरीज कनेक्शन। समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग, आपको इस तीनों का रीजन बताना है क्यों होता है। तीन पार्ट है। पहला कि कॉपर और एल्युमिनियम वायर को हम लोग कनेक्टिंग वायर के तौर पे क्यों यूज करते हैं, वाई द और कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। सेकंड है व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड फॉर अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। थर्ड है व्हाई इज लीड टीन एलओआई यूज्ड फॉर फ्यूज वायर, क्यों हम यूज करते हैं। ये तीनों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इस तीनों का आपको आंसर बताना है क्यों हम रीजन में आपको इस तीनों का आंसर बताया। देखिए ऐसे टाइप का, इस टाइप का करके क्वेश्चन आपको पूछा गया है सीबीएसई में कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ दिया है, गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग आपको बताना है, या 4 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ दिया जाता तो आपको ये सब क्वेश्चन देख के जाना है, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन का आपको आंसर होगा कि वायर द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर, क्यों होता है, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम वायर हम लोग जानते हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके पास क्या होता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों लो होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम वायर को कनेक्टिंग वायर के तौर पे यूज करते हैं। पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया कि कॉपर और एल्युमिनियम वायर को हम लोग कनेक्टिंग वायर के तौर पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, वो लो होता है, लो रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टिविटी जो होता है उसको क्या होता है, वो हाई होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी उसका, सॉरी रेसिस्टिविटी उसका लो होता है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है व्हाई इज टंगस्टन यूज फॉर अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप पे हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, क्यों इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और उसका रेसिस्टिविटी भी हाई होता है। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक लैंप पे टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जल्दी वो टंगस्टन क्या होगा, मेल्ट नहीं करेगा, और उसका रेसिस्टिविटी भी हाई होता है। सेकंड कह रहा है थर्ड कह रहा है व्हाई इज लीड टीन एलवाई यूज्ड फॉर फ्यूज वायर। लीड टीन एलवाई को हम लोग फ्यूज वायर के तौर पे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लीड और टीन एलवाई को हम लोग जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो कम होता है, बहुत ही लो होता है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि फ्यूज वायर के तौर पे हम उसको यूज करते हैं, फ्यूज वायर के तौर पे हम उसको यूज करते हैं। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस टाइप, ये जो है क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको है, एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकंड, हाँ ये वाला देखिए, एक सेकंड, ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है
ये मैंने आपको कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि आपको किस तरह ड्राइव करना है। आप वो लेक्चर देख लीजिए, आप वहाँ पे ड्राइव कर लीजिए। मैं यहाँ बस थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ किस तरह करना, आप उसे खुद से कीजिएगा। आप इसको मैंने ब्रीफली मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, जब मैं पढ़ा रहा था तो उस पर मैंने आपको बताया कि किस तरह पैरेलल कम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालता हूँ, फिर सीरीज का किस तरह निकलता है, तो वो आपको जाके देखना है 3rd लेक्चर में। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको करना क्या है। इसमें कुछ नहीं करना। सीरीज में पैरेलल हम लोग जानते हैं क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। तो करंट जब डिवाइड होता है तो I1 इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R, और I2 तीन रेसिस्टर के लिए कहना है ना, तो I2 इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R, फिर I3 इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R। इस तीनों को हमको क्या करना है, I1 प्लस I2 हमको I1 प्लस I2 प्लस I3 हमें ऐड कर देना है। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसको ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन ऐड हो जाएगा। 1/R1 सॉरी 1/R1 1/R2 R3 ऐसे लिखना है। तो ये इक्वेशन ऐड हो गया, तो V हम इससे क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो I इक्वल्स टू क्या होता है V/R। तो I नेट इक्वल्स टू, जब मैं आपको लास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ कि I नेट इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे V/R लिखेंगे ना, तो V/R इक्वल्स टू V मैंने बाहर लिया तो 1/R1 और प्लस 1/R2, एक सेकेंड 1/R2 और ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ से V कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट हमारा सीरीज के लिए निकल गया 1/R1 प्लस 1/R2, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगर आपको ये ज़्यादा ब्रीफ देखना है, मैंने यहाँ बस थोड़ा हिंट दे दिया कि आपको किस तरह सॉल्व करना है। मैंने ये इसका ब्रीफ जो है मैं लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 21 नंबर की, व्हाई द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज अरेंजमेंट को हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में क्यों यूज नहीं करते, पैरेलल को हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं। देखिए क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको आंसर किसमें, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के लेक्चर में बता चुका हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर देखिए। मैंने आपको क्या बोला, मैंने अभी तक जितना पढ़ाया, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जितना पढ़ाऊँ, अगर आपको ढंग से पढ़े तो आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी में वो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़े तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा बहुत बार आपने देखे होंगे, पूछा भी गया है। इसको हम लोग इसलिए यूज नहीं करते डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि जब क्या होता है सीरीज में, जब मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था कम्बिनेशन रेसिस्टेंस में, से फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग इसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इसलिए यूज नहीं करते, जब मैं किसी अप्लायंस से इसे कनेक्ट करता हूँ तो अगर कोई तीन बल्ब को अगर सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाए, जब सीरीज कम्बिनेशन में 3 बल्ब को कनेक्ट कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा कि अगर एक बल्ब सपोज डेट फ्यूज हो गया तो बाकी 2 बल्ब भी उससे अफेक्ट हो जाएगा, अप्लायंस अफेक्ट हो जाएगा और वो नहीं ग्लो करेगा। लेकिन पैरेलल में तो ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या होता था कि पैरेलल में अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो गया तो बाकी 2 पे कोई इफेक्ट नहीं होता था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीरीज अरेंजमेंट को प्रेफर नहीं करते डोमेस्टिक सर्किट में। और देखिए इसका आंसर बहुत ही अच्छे पॉइंट में मैं लिख दिया हूँ कि आप इसे देख सकते हैं। कह रहा इट इज नॉट यूज्ड बिकॉज सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल अप्लायंस, जैसा मैंने कहा क्योंकि सेम ही करंट सभी अप्लायंस से फ्लो करता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम हायर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई हो जाता है। मैंने जब आपको इससे पहले पॉइंट बताया था तो उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि सेम करंट क्या होता है, फ्लो करता है अप्लायंस से सीरीज कम्बिनेशन में, और जब सेम करंट अप्लायंस से फ्लो करेगा तो अगर सपोज डेट को एक बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा तो बाकी 2 बल्ब पे इफेक्ट होता है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज का हाई होता है, ये तो पता ही है। चलिए ये भी हो गया पॉइंट सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर आइए आप 23rd में आपको क्या करा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ए और पॉइंट ए और बी के बीच का आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस कह रहा निकालना। देखिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहे या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहे, बात बराबर ही है, आपको निकालना है नेट रेसिस्टेंस है। तो चलिए निकालिए। ये देखिए यहाँ दिया हुआ बोर्ड टर्म में भी पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को मैं जूम करता हूँ डायग्राम को, आपसे देखिए। आपको इसी डायग्राम का क्या करना है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। निकालिए, चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया टाइम ओवर। चलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। ठीक है चलिए इस क्वेश्चन में जो आपको कह रहा था इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आपको अगर कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे समझ जाएगा। ये जो है 6 ओम और 3 ओम,
ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपको, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में तो 1/6 + 1/3 होगा ना। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनल जो 1/8 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा आपको 6 1 + 2 तो 3/6 3/6 तो 1/2 निकलेगा 1/8 तो R इक्वल्स टू क्या निकलेगा 2 तो R इक्वल्स टू हमारा 2 निकला और ये भी 2। तो अब ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में कनेक्ट, क्योंकि हमने क्या किया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो क्या निकल गया 2 ओम। तो जब इसका 2 ओम निकला तो ये क्या है आपको 2 ओम है ये भी, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे आया तो ये भी 2 ओम, तो ये दोनों किस में सीरीज में कनेक्ट है, तो ये सीरीज में ये सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, R इक्विवेलेंट R1 + R2 तो 2 + 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 2 + 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 4 ओम। तो फाइनल आंसर क्या हो 4 ओम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, समझ गए किस तरह सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको थोड़ा और जूम कम कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकेगा, इसको जूम कम कर, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 आइए। 24 भी कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या कह रहा है, हाँ और इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स शोन इन फिगर। रुक जाइए, इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आइए। कह रहा है एन हॉट प्लेट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन has two resistance coil A and B each of 22 ohm resistance. Calculate the amount of electric current flowing when these coil are used individually, connected in series, connected in parallel. आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 25 खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर बाद में जो ये क्वेश्चन है आपको PDF फॉर्म में इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपको ये वाला क्वेश्चन, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है घर पे। ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है घर पे। फिर आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर वही बताना है कमेंट सेक्शन में। और फिर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन आंसर बताना। और इसका हाँ PDF लिंक आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स आपको मिल जाएगा और इसमें इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। हाँ चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक रखा जाए, क्वेश्चन नंबर 25 तक ही। बाकी आपका ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर कहीं पे रखा जाए, आप आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक क्वेश्चन जो समझाया गया, अगर आपने थोड़ा सा भी लेक्चर देखा है मेरा ठीक से कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो मुझे लगता है कि आपका जितना भी आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया है मेरे साथ 1 to 25 वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या देखो वो आपका सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं प्रिंट किया जाए। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।